नैना की बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर प्रेम डेविल इस्माइल के साथ बैठकर दूसरी ओर से घूमकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। गलती से ही सही, लेकिन मैडम सही जगह पर आई। तुम भी जानती हो जो कुछ भी हुआ उसमें पूरा मैं जिम्मेदार नहीं। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। तुम भाभी और भाई के बीच में घुसना चाहती थी ना। भगवान ने तुम्हें कहीं और ही पहुंचा दिया। अब उनके बीच में तुम कभी नहीं जा पाओगी। प्रेम इतना ही बोल पाया था कि नैना ने गुस्से में उसके चांटा मार दिया। प्रेम का खून भी खराब हो गया। पलटकर उसने भी नैना को खींचकर चांटा मारा और उसकी दोनों कलाई पकड़कर उसे बेड पर पटक दिया। प्रेम ने दोनों साइड से कसकर उसके हाथ बेड पर दबाकर पकड़ लिए और उसके चेहरे पर झुका। देखो, अपने दायरे में हूँ तो मुझे जालिम बनने पर मजबूर मत करो। भाई की साली हो इसलिए तमीज से पेश आ रहा था। लेकिन जिस तरह से तुम मेरे करीब आई, अब कुछ और बन चुकी हो। जो चीज रात में गलती से हुआ वह जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। प्रेम ने उसकी आंखों में देखकर बहुत गुस्से में कहा, तो वह उसके हाथों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। प्रेम, दूर हो जा मुझसे। मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ और उसे तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगी। नैना गुस्से में बोली। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ तुम भाई और भाभी के बीच में दीवार कैसे बनती हो। अब हर रास्ते में मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। मानो या ना मानो, अब तो तुम मेरी हो चुकी हो। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे लिए तो आज से तुम मेरी हो गई। प्रेम ने उसकी आंखों में चालाकी भरी नजरों से देखकर कहा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रखकर कसकर उसे किस करने लगा। नैना उसे छूटने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, मगर उसकी ताकत के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम थी। जब प्रेम का दिल भर गया तब जाकर उसने उसे आजाद किया, तो गुस्से में जमकर उसे चांटा मारने लगी। प्रेम भी उससे कम थोड़ी ना था, उसके गुस्से का भी मजा ले रहा था। तुमने ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रात में तो एक पूरा मेरा प्लान चौपट करके तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? देखना, मैं तुम्हारी आंखों के सामने कार्तिक को हासिल करूंगी। और अगर मुंह खोलने की गलती की तुमने आज के बारे में उसे बताया तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वह बहुत गुस्से में उससे बोली। उसके गुस्से को देखते हुए प्रेम आराम से बेड पर बैठ गया और एक ही झटके में उसे खींचकर उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके कंधे को बाइट करते हुए बोला, तुम भी याद रखना, अगर तुमने मुंह खोलने की गलती की तो मैं भी मुंह खोलूंगा। सबको बता दूंगा कि तुमने क्या किया था। वैसे तो गलती दोनों की बराबर है। तुम अगर पर्दा गिराओगी तो मैं क्या छोड़ दूंगा? और एक बात, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम भाई और भाभी के बीच में नहीं घुस सकती। तुम्हें तो मेरी ही भाव में आना है। अगर तुम्हारी दीवानगी भाई के लिए है तो अब मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए होगी। जीत के साथ ये कहकर प्रेम ने उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी। नैना ने कसकर उसकी कलाई काट ली और उसके हाथ से खुद को छुड़ाकर बाथरूम में भाग गई। प्रेम आराम से हंसने लगा। अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे खुद के ऊपर भी गुस्सा आया और नैना के ऊपर भी। तुम्हारा प्लान बहुत ही गंदा और घटिया था नैना। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। थैंक गॉड कि तुम्हारी इस गलती में भाई शामिल नहीं हुए। भाई की जगह मैं आ गया। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, तो किसी और के गलत हाथों में नहीं लगी। बेवजह तुम्हारी वजह से भाई और भाभी की लाइफ बर्बाद हो जाती और किसी और के हाथ जाने पर तुम्हारी। आज जो कुछ भी हुआ जानता हूँ, उसमें मेरी भी गलती है। मुझे भी बहकना नहीं चाहिए था। उस वक्त विरोध करना चाहिए था। लेकिन नशे ने मुझे ये सब करने नहीं दिया। लेकिन जो भी हो, अब तुम मेरी हो चुकी हो और मेरी ही रहोगी। ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने दूंगा, ना तुम्हें भाई और भाभी की करने दूंगा। तुम अब सिर्फ मेरी हो। देखते हैं किसकी दीवानगी जीतती है। प्रेम ने जुनून के साथ कहा और उसने अपने ड्राइवर को कॉल किया और उसे उसका बैग बॉडीगार्ड के हाथों भिजवाने के लिए कहा, साथ में नैना का भी। थोड़ी देर में बॉडीगार्ड उसके कमरे के बाहर आया और उसने दो बैग उसे दे दिए। एक नैना का था जिसमें उसके कपड़े थे और दूसरा उसका। इसके बाद उसने बॉडीगार्ड को जाने के लिए कह दिया और बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर उसने नैना को बता दिया कि उसका कपड़ा भी मंगवा लिया है। उसका बैग दरवाजे के बाहर छोड़कर वह अपना बैग लेकर उस कमरे से निकला और दूसरे कमरे में चला गया। जब अपने कमरे से फ्रेश होकर निकल रहा था तब उसकी नज़र कॉरिडोर की ओर गई। वह सोचने लगा कि जब नैना और वह एक ही कमरे में थे तो कार्तिक कहाँ गया। उसने फिर से सारे कमरों को चेक किया। अभी भी थोड़ी गड़बड़ हुई। कुछ कमरा लॉक थे और कुछ कमरों का डोर ओपन था। धक्का देकर अंदर गया तो सीन कुछ अलग ही नजर आया।
सॉरी सॉरी बोलते हुए वह बालकनी पर आ गया। वहां जाकर देखा तो कार्तिक आराम से सोफे पर सुकून की नींद सो रहा था। वह उसके सामने सोफे पर आकर बैठा। वाह भाई, इसे कहते हैं जिंदगी। जाल किसी और के लिए बिछाया गया, शिकार कोई और हुआ, और शिकार आजादी में है। कार्तिक को देखते हुए प्रेम ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज सुनकर कार्तिक की नींद खुली। ओह, मैं यहीं सो गया था क्या? उसने आसपास और खुद को देखकर कहा। भाई, आप यहाँ कैसे आए? कमरे में क्यों नहीं सोए? प्रेम ने उससे पूछा। कमरे में कैसे सोता, वहां तो नैना थी ना, इसलिए मैं बाहर आ गया। यहाँ आया तो मिस्री की यादों और खूबसूरत हवा के झोंकों ने मुझे उसके और करीब महसूस करवाया, और आंख लग गई। कार्तिक ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में मिस्री के लिए प्यार अभी साफ नजर आ रहा था। जीजू, आप यहाँ हो? नैना वहां जाकर गुस्से में पूछा। दोनों ने उसकी ओर देखा। हाँ, हम दोनों यहाँ हैं। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? प्रेम ने नैना की आंखों में देखकर कहा, और अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उसने एक आंख मार दी। नैना का दिल जल गया। हाँ, वह तुम कमरे में थी ना, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कार्तिक के जवाब ने उसके दिल को और घायल कर दिया। कार्तिक उसे गौर से देखकर, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों बिगाड़ रही हो? कुछ हुआ है क्या रात में? कार्तिक को उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ अजीब लगा। वह ना भाई, रात को बहुत करीब से हुआ। प्रेम के कहने पर कार्तिक उसे और नैना को देखने लगा। उन दोनों में नजरों ही नजरों में जंग चल रही थी। प्रेम, तुम कहना क्या चाहते हो? कार्तिक को प्रेम की बात समझ नहीं आई। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि कल हम तीनों नशे में थे, इसलिए कोई कहीं भी सो गया। यही कहना चाहता था प्रेम। नैना बीच में जबड़े मसलते हुए बोली। इसके बाद कार्तिक जाकर फ्रेश हुआ, और फिर वह तीनों प्रेसिडेंट से विदा लेकर वापस अपने शहर आ गए। बीच में नैना और प्रेम के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। बस नैना हर समय कार्तिक से चिपकने की कोशिश कर रही थी, और बिना उससे बात किए प्रेम उन दोनों के बीच आ रहा था। वह दोनों भले ही कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन नजरों ही नजरों में उन दोनों के बीच हो रही जंग पर कार्तिक की नजर थी। प्रेम, ये सब क्या चल रहा है? ऑफिस पहुंचने के बाद कार्तिक ने सीरियस होकर प्रेम से पूछा। क्या क्या चल रहा है भाई? मैं कुछ समझा नहीं। कार्तिक उसे घूरते हुए। प्रेम, अनजान बनने की कोशिश मत करो। बचपन से जानता हूँ तुम्हें। पापा से ज्यादा तुमने मेरी कलाई को थाम कर चलना सीखा है। मुझसे होशियारी करोगे? यह बताओ, तुम्हारे और नैना के बीच में क्या चल रहा है? प्रेम मुझसे नजर चुराते हुए। कुछ नहीं भाई, उससे प्यार करता हूँ। आपकी साली मेरी घरवाली बनने के लिए परफेक्ट है। बहुत पसंद है मुझे। मगर आप में जाने उसने क्या देख लिया है जो मेरी कोई चीज उसे पसंद नहीं आ रही। कार्तिक सीरियस होकर उसके करीब आया। पसंद है तो दिल जीत कर अपना बना लो। प्रेम मुंह लटकाकर। कैसे अपना बना लूं भाई? मैं तो आपके पीछे पागल है। कार्तिक सीरियस होकर। तो उसे अपने पीछे पागल कर लो, वरना हमेशा के लिए पागल खाने भिजवा दूंगा। इस बात पर प्रेम का मन हुआ कि वह उसकी और नैना के बीच हुई उस रात की सारी घटना उसे बता दे, लेकिन यह उसे सही नहीं लगा। भले ही दोनों के बीच जो भी हुआ गलत था, गलती थी दोनों की, लेकिन वह अपने भाई के सामने नैना की इज्जत खराब नहीं कर सकता था। फिर से प्रेम शरारती होकर के करीब आया। भाई, पक्का आपकी साली को अपनी घरवाली बना लूं? आपको ऐतराज तो नहीं? कार्तिक उसकी आंखों में देखकर। मुझे ऐतराज क्यों होने लगा? अच्छा है, एक बहन मेरी भी, एक बहन तेरी भी, दोनों बहन एक ही घर में रहेंगी। मिस्री को तो मैं अपने कंट्रोल में रख लूंगा। तू बस नैना को कंट्रोल करना सीख ले। बेकाबू घोड़ी है, इतनी आसानी से तेरे हाथ में नहीं आएगी। प्रेम हीरोपंती के साथ अपना कॉलर उचकाते हुए। डोंट वरी भाई, आपने कह दिया तो इस घोड़ी को तो क्या, खूंखार शेरनी को भी अपने काबू में कर लूं। चलो तय रहा, भाभी जब तक मिल नहीं जाती तब तक मैं इसे अपने पीछे पागल करता हूँ। फिर भाभी से मिलते ही साथ में शादी करेंगे। प्रेम के कहने पर कार्तिक भी खुश हुआ। फिर दोनों अपने काम में जुट गए। इधर मिस्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी खबर कार्तिक तक पहुंचाए। कोई रास्ता उसके सामने नहीं था। वहीं राजेश का एक बार फिर अपनी पत्नी पर अत्याचार करने लगा। यह अब मिस्री से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर वह उसके बचाव में कुछ भी करने नहीं जा रही थी। उसके कमरे के बाहर ही 4 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए गए थे। राइफल के कहने पर उसे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। वह दिन भर बेबी का ख्याल रख रही थी और उसके साथ ही खेल रही थी। फिर उसने कमरे में लगी एक तस्वीर पर गौर की। राइफल के साथ एक औरत की तस्वीर थी, जो कि डॉक्टर के गेटअप में थी। मिसी ने बेबी को गोद में लिया।
और उस तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हुई। उस औरत की ओर इशारे करके पूछा कि क्या वह उसकी मम्मी है? तो बेबी ने हाँ कहा। अच्छा बेबी, ये बताओ कि आपने कैसे पहचाना कि मैं आपकी मम्मी हूँ? वह फोटो दिख रही है, उसमें तो आपकी मम्मी अलग लग रही है। बहुत दिनों से यह सवाल मिस्री को परेशान कर रहा था, तो उसने उससे पूछ ही लिया। बेबी ने भी प्यार से मुस्कुराते हुए, क्योंकि मम्मी आप तो हमेशा से ऐसा करते हो ना, आप तो डॉक्टर हो। आप तो कभी भालू का चेहरा, कभी भूत बन के, आप तो हमेशा मुझे डराते थे ना। आप तो मेरी धड़कनों को भी चेक करती थी, क्योंकि आप तो दिल की डॉक्टर थी। बेबी प्यार से मुस्कुराई। उसके मासूम से चेहरे को देखकर एक छोटी सी मुस्कान मिस्री के होठों पर भी आ गई। एक दिन आपने कहा कि आप बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो, मैं अपना ख्याल रखूं। पापा ने कुछ बड़ा काम किया है, अच्छा नहीं किया है, और आपको इसके बारे में सबको बताना है। इसलिए आपको सबूत चाहिए। फिर उसके बाद आप कभी लौट कर नहीं आई थी, और अब आ गई। वे भी नादानी के साथ ये सब बोली। मिसी को कुछ कुछ समझ आने लगा। वह समझ गई कि राइफल की पत्नी डॉक्टर थी। शायद उसे पता चल गया होगा कि उसके अपने हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी हो रही है। बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, इसीलिए शायद उसे रास्ते से हटा दिया गया। यह भी हो सकता है कि वह इन सब के बारे में कार्तिक के भाई राम को बताना चाहती हो, और उसने राम को भी इसी चीजों को बता दिया था, और वह कोई एक्शन लेता उससे पहले ही उसे और गीता को मार दिया गया हो। मिस्री एकदम खामोश मनी मन ये सारी कड़ियां जोड़ रही थी कि बेबी ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या हुआ मम्मी, आप कुछ सोच रही हो? हाँ बेटा, ये बताओ आपकी मम्मी का नाम क्या है? उसने प्यार से पूछा। गीता, मेरी मम्मी का नाम गीता है। बेबी ने अपने दोनों नन्हे हाथों से मिस्री के दोनों गालों को थाम लिया। कोई तो रास्ता निकालना होगा मुझे, वैसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। लेकिन कैसे जाऊं बाहर? ये चारों बॉडीगार्ड तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, कमरे के बाहर कदम रखने ही नहीं देते हैं। लेकिन मुझे कुछ तो सोचना होगा। कब तक मैं इन लोगों के हाथों बंदी बनकर रहूंगी? और इन लोगों ने तो 1 महीने पहले अपना स्टॉक जमा करना रेडी कर दिया है। हर रोज कार्टून आए जा रहे हैं। ऑर्डर को पूरा करने के चक्कर में कहीं ये लोग बेकसूर लोगों की जान ना ले लें। जल्दी मुझे कुछ करना होगा। मिस्री मनी मन बेचैन होकर सोचने लगी। आज फिर हिम्मत करके मिस्री बेबी को लेकर कमरे से बाहर निकली। वह चारों बॉडीगार्ड वहीं पर खड़े थे। उसे बाहर जाते देखा। उन सबने पूछा, क्यों, कहाँ जा रही है? बेबी को बाहर घुमाना है तो नीचे हॉल में लेकर जा रही हूँ। मिस्री ने बेबी को देखते हुए जवाब दिया। सारे बॉडीगार्ड सख्त होकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बॉस ने मना किया है। मिस्री उदास हो गई। क्यों रोक रहे हो तुम लोग हमें? बेबी को नीचे जाना है। मम्मी को जाने दो, मैं हॉल में खेलूंगी। अगर रोकोगे तो पापा को बोल दूंगी कि तुम लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, फिर पापा तुम्हें मारेंगे। चलो जाने दो मम्मी को। बेबी नाराजगी के साथ बोली, तो वह सब एक दूसरे को देखने लगे। सॉरी बेबी, लेकिन हम आपकी मम्मी को, एक बॉडीगार्ड बोलने ही वाला था कि दूसरा बोल पड़ा। रहने दे यार, जाने दे। जानता है तू किसके सामने मुंह खोल रहा है? बेबी का दिमाग खराब हुआ तो न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बॉस को बोलेगी, और वह हमें कूटेंगे। मैं बॉस को कॉल करके बता देता हूँ कि बच्चे ने जिद किया है। तीसरे ने ये कहा, तो अब मिस्सी बेबी को लेकर नीचे हॉल में आ गई। उसने बच्चे को फर्श पर उतार दिया, तो वह हॉल में रखे हुए अपने खिलौनों के साथ खेलने लगी। फुटबॉल लेकर आई और उसने उसे मिस्री के हाथ में थमा दिया। तभी नीचे का एक कमरा खुला और ललिता बाहर निकली। वह थोड़ी घायल नजर आ रही थी। मिस्री से रहा नहीं गया तो वह उसके पास गई और उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहा। वह मना करने को हुई, मगर मिस्री ने उससे रिक्वेस्ट की। उसे ये करते देख उसे रोकने के लिए कुछ बॉडीगार्ड उसके पास आए, लेकिन ललिता ने उन लोगों को वहीं रुकने के लिए कह दिया, और वह खुद मिस्री के साथ हॉल में सोफे पर बैठ गई। क्या नाम है आपका? मिस्री ने उससे पूछा। ललिता। कब से हो आप यहाँ पर? मेरा मतलब है राइफल के भाई से कब आपकी शादी हुई थी? 4 साल हो गए हमारी शादी को, ललिता ने कहा। पहले तो मैं उस दिन के लिए माफी चाहूंगी जिस तरह मैं आपके कमरे में घुस गई थी, मगर मुझे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता। मेरी अपनी बहन भी ऐसी है। लेकिन आप खुद का बचाव क्यों नहीं करती? मिसी ने उसकी आंखों में देखकर कहा। क्या करूं बचाव करके? पति हैं वह मेरे, बहुत प्यार करते हैं, और गुस्सा आने पर खुद पर लगाम नहीं रख पाते। 2 बच्चे भी हैं मेरे, स्कूल जाते हैं। वह हॉस्टल में है। बस ये जब भी नशे में होते हैं मुझ पर हाथ उठा देते हैं। ललिता सच भी बता रही थी और छुपे शब्दों में अपने पति का बचाव भी कर रही थी। ललिता, प्यार का मतलब ये नहीं है
कि वह हाथ उठाएंगे। नशे में है तो हाथ उठाएंगे, और किसी दिन ज्यादा नशा हुआ तो जान भी ले सकते हैं। और आप कब तक बर्दाश्त करेंगी ये सब? मिश्री के कहने पर ललिता निःशब्द उसे देखने लगी। साथ ही मिश्री को यह भी याद आया कि किस तरह नैना ने उसकी कलाई और कमर पर चिमटा से जला दिया था। उस वक्त वह बेबस थी, इसलिए खुद का बचाव ज्यादा नहीं कर पाई। अगर उस वक्त वह दवा के असर में ना होती तो पक्का नैना की हरकत का जवाब मुंह तोड़ देती। मैं मानती हूँ वह आपके पति हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको इंसान ही ना समझे नशे में। अभी बस 4 साल ही हुए हैं शादी को, और अब से ये हाल है तो क्या पूरी उम्र आप उनके हाथों इसी तरह घायल होकर गुजरेंगी? अगर आपके बच्चे इस तरह से उनके हाथों आपको मार खाते देखेंगे, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? आपके 2 बच्चे हैं, शायद उनमें से एक लड़की हो। अगर नहीं है तो आगे चलकर हो जाएगी, तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपकी बेटी को भी कोई इस तरह मारे? और आपको इस तरह घुटन के साथ ये सब सहते देखकर आपकी बेटी भी आपसे यही सीखेगी कि पति से मार खाते रहो। वह पति है, इसलिए आप आवाज नहीं उठा सकती। क्या यह सीख देगी आप अपनी बेटी को? मिश्री की ये बातें ललिता की अंतरात्मा तक उतर रही थी। उसने कई बार इन सब बातों के बारे में सोचा था, लेकिन राजेश के डर से कभी वह हिम्मत ही नहीं जुटा पाई थी, कभी अपने लिए आवाज ही नहीं उठा पाई। लेकिन आज जब मिश्री उसे सच का आईना दिखा रही थी, तो उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। उसकी अंतरात्मा और विद्रोह करने के लिए अंदर से छटपटाने लगी। तो मैं क्या करूं? आप तो जानते हैं ना, ये सारे बुरे लोग हैं। अगर ज्यादा मुंह चलाने की कोशिश करूंगी तो मार देंगे मुझे। मेरे बच्चों का क्या होगा? ललिता असमंजस में विचलित होकर बोली। अगर आप अपनी मदद खुद करना चाहें तो कई तरीके हैं आपके पास। बस एक बार गहराई से अपनी मुश्किलों को समझिए और अपना समाधान तलाश करो। सुझाव है, लेकिन शायद ये सुनकर आप समझे कि मैं आपका घर तोड़ना चाहती हूँ, मगर ये सारा फैसला आपके हाथ में है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पति आपको नशे में मारते हैं और होश में उनका प्यार भरा रवैया आपके साथ है, तो होश में ही उन्हें समझाइए। सीधे से समझ जाएं तो ठीक है, वरना उन्हें वह रास्ता भी दिखा दीजिए जहां से आप यहाँ से जा सकती हैं। मिश्री की सारी बातें ललिता बहुत गौर से सुन रही थी और समझ रही थी। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो पहले आपको अपने लिए आवाज उठाना होगा। जब आप खुद अपने लिए लड़ना शुरू कर देंगी और ना हारने की जिद अपने मन में रखेंगी, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपको हरा सकती है। मिश्री की ऊर्जा से भरी बातें ललिता के मरी हुई आत्मा में जान फूंक रही थी। उसे खुद के लिए लड़ने के लिए, हिम्मत समेटने के लिए ललकार रही थी। अपनी अंतरात्मा उसे दिखा रही थी कि दूसरा कोई उसके लिए इतना सोच रहा है, और वह है कि अपने लिए एक आवाज नहीं उठा सकती। दूसरों को उसकी फिक्र है, लेकिन उसे अपने जख्मों पर तरस नहीं आता। अपना घर न टूटे उसके बगैर न तरसे, यह सोचकर वह खुद को मौत से बेहतर जिंदगी दे रही है। कितना गलत कर रही है अपने साथ। ललिता का सोचकर उसका दिल भी अब गुस्से से भरने लगा। मिश्री की समझाई हुई बातों को सोचने पर ललिता मजबूर थी। बाकी औरतों की तरह वह भी अपने पति के अत्याचार को उसका प्यार समझकर बर्दाश्त कर रही थी। अक्सर औरतों को यह गलत फहमी हो जाती है कि उनके पति उनसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए गुस्से में उन पर हाथ उठा देते हैं, और अगली सुबह वह रात की सारी घटना, सारी मारपीट भूल जाती है। यही उन्हें हमेशा तकलीफ देता है। उन पर हाथ उठाने वाले को हिम्मत मिलती रहती है, क्योंकि उनके सामने कोई विरोध नहीं करता। विरोध करने पर भी वह लोग नहीं सुधरते जब तक कोई मजबूत कदम ना उठाया जाए। ललिता भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि वह कोई बड़ा कदम उठाएगी। मिश्री पूरी तरह श्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसकी समझाई हुई बातों को समझकर ललिता अपने पक्ष में आवाज जरूर उठाएगी। और वह अपनी इसी उधेड़-बुन में भी थी कि कैसे वहां से निकले। और यहाँ नैना अपना अलग पुलाव पका रही थी। वह हर रोज कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह वह कार्तिक के करीब जाए, उसे नजदीकी बढ़ाए। कार्तिक भी कोशिश कर रहा था कि उसे जितना हो सके दूर रहने की, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि प्रेम नैना को पसंद करता है, और वैसे भी उसके दिल में तो पहले से ही मिश्री थी। वह किसी और को जगह दे ही नहीं सकता था। नैना का पागलपन था जो ठीक नहीं हो रहा था। वह कार्तिक जब भी घर लौट रहा था, नैना किसी न किसी बहाने उसे खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे दे रही थी। लेकिन इस बीच प्रेम उसके हर प्लान को फेल कर रहा था। जो नशे की दवा वह कार्तिक के खाने में मिला रही थी, वह छीनकर प्रेम खा जा रहा था।
अगर वह जूस में मिलाकर दे रही थी तो उसे उल्टी सीधी बातें करके वह उसे ही पिला देता था। एक दिन तो ये करने में वह कामयाबी हो गई। प्रेम घर आने में देर क्या हुआ, उसने प्रसाद में मिलाकर कार्तिक को नशे की दवा दे दी और वह प्रसाद खाकर कमरे में गया। अभी मिश्री के न मिलने पर बेचैन था। नैना ने पहले ही कोकिला जी के साथ त्रिवेणी जी को भी खाने में नींद की दवा मिलाकर सुला चुकी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती वह कमरे में पहुंचकर बहुत खुश हुई थी, मगर कमरे में अंधेरा था। वह जाकर बेड पर लेटी, तब बेड पर जिसका स्पर्श उसे महसूस हुआ, वह एकदम चौंक गई। उसे लगा था बेड पर नशे में कार्तिक पड़ा होगा, मगर यहाँ तो प्रेम आराम से लेटा हुआ था। उसने बेड से उठने की कोशिश की, मगर प्रेम ने उसे ही बेड पर पटक दिया और उसके चेहरे पर आकर झुका। कहा था ना तुम्हारी दीवानगी कामयाब नहीं होगी। तुम कुछ भी कर लो, तुम घूम फिर कर आओगी मेरे पास ही। बहुत तड़प है ना तुम्हारे अंदर, मैं बताता हूँ। प्रेम ने बहुत गुस्से और जुनून के साथ कहा और नैना के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसने उसकी जिद की पूरी गहराई नाप ली। दरअसल हुआ यूं कि जब नैना ने नशीला पदार्थ कार्तिक को दिया और कमरे में जाते हुए कार्तिक को नशा सा लगने लगा, तब वह नैना का प्लान कुछ कुछ समझ गया। उसने तुरंत प्रेम को कॉल किया और घर आने के लिए कहा और खुद अपने कमरे में जाने की जगह प्रेम के कमरे में चला गया। जब तक नैना नींद की दवा देकर त्रिवेणी जी और कोकिला जी को सुला रही थी, तब तक खिड़की के रास्ते प्रेम कार्तिक के कमरे में आकर उसका इंतजार करने लगा। सुबह नैना की नींद खुली तो आज भी उसकी वही हालत थी। उसने फिर गुस्से में करवट लेकर अपनी बगल में सोए प्रेम को देखा। वह बहुत मासूमियत के साथ सो रहा था। नैना को उस पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसके चेहरे को निहारते हुए एकदम से उसके दिल में कुछ होने लगा। रात की कही प्रेम की एक बात उसके कानों में गूंजी। क्यों नैना, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, जिसको तुमसे कोई मतलब नहीं, जो खुद किसी और का है उसके पीछे भाग रही हो, और जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तुम्हें चाहता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये कानों में सुनाई देने के बाद उसके कांपते हुए हाथ अपने आप प्रेम के खुले सीने पर जाने लगे। फिर एकदम से उसके दिमाग ने कहा, नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती। तेरी दीवानगी, तेरा पागलपन सिर्फ कार्तिक के लिए है। यह सिर्फ दीवार बन रहा है, इसके लिए तेरे दिल में कुछ नहीं है। जब उसके दिमाग के पागलपन ने यह कहा तो उसने अपने हाथ फिर से पीछे खींच लिए, मगर जिस सुकून के साथ प्रेम सो रहा था, वह उसकी मासूमियत देखकर वह उसमें खो जाना चाहती थी। दिल उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। दिमाग था जो हार मानना नहीं चाहता था। उसके दिल में रात की कुछ बातें याद आईं। होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। क्या हो रहा है मुझे? मैं तो कार्तिक से प्यार करती हूँ ना। मुझे कार्तिक को हासिल करना है। लेकिन यह प्रेम मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? और यह जब भी मेरे करीब आता है, मुझे किस करता है? मैं इसमें ही क्यों खो जाती हूँ? क्या हो रहा है मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। उसका क्या? ये छूता है तो लगता है लोहे ने जकड़ लिया है, छूटना मुश्किल है। लेकिन कार्तिक जब छूता है तो ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे प्रेम से प्यार होने लगा है। खुद से ही आखिरी सवाल करके नैना चौंक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और उसने प्रेम की ओर देखा। सच तो यही था कि लड़ते झगड़ते वह प्रेम के करीब आने लगी थी। कार्तिक को हासिल करना तो सिर्फ उसका जुनून था, एक जिद था, क्योंकि वह पहली नज़र में ही कार्तिक से अट्रैक्ट हो गई थी और उसने देखा कि कार्तिक मिश्री की ओर अट्रैक्ट हुआ है, उसे चाहने लगा है। बस बचपन से ही जिद्दी थी, कभी भी मिश्री से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मिश्री से उसके कार्तिक को छीन लेना चाहती थी। मिश्री से उसकी जलन, उसका गुस्सा उसके दिमाग में पागलपन के रूप में सवार हो चुका था। वह हर हालत में कार्तिक को मिश्री से छीन लेना चाहती थी। इस पागलपन में वह और कुछ नहीं सोच रही थी। ये तक नहीं सोच रही थी कि दिमाग तो कार्तिक के पीछे पागल है, लेकिन उसका दिल प्रेम की ओर झुकने लगा है। उससे लड़ते झगड़ते वह उसकी ओर खिंचाव महसूस करने लगी है। और ब्राजील में जो हुआ उसके बाद तो और भी ज्यादा। बस वह इस बात को अस्वीकार कर रही थी। जो दिमाग कह रहा था उसी को मान रही थी। दिल की आवाज को दफन करती जा रही थी। लेकिन एक बार और अब जब प्रेम उसके करीब आया, तो अब उसका एहसास नैना के दिल में और गहरा हो गया। बस अपने पागलपन को छोड़कर उसको स्वीकार करना बाकी था। आज राजेश फिर नशे में घर लौटा और फिर जाने किस बात पर वह ललिता पर बिगड़ गया। ललिता ने उसे फिर से रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे तो जैसे ललिता को परेशान करने में मजा आ रहा था। इसकी उसे आदत जो हो गई थी। आज ललिता को पता चला कि वह इसलिए उसे नहीं मारता कि वह गलती करती है,
बल्कि इसलिए मारता है कि उसका चीखना चिल्लाना रोना उसे अच्छा लगता है। जब ललिता को ये बात पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। बस राजेश जी, बहुत हो गया। मैं अब तक आपका हाथ उठाना बर्दाश्त करती थी, ये सोचकर कि मेरी गलती है। मैं गलती करती हूँ, इसलिए आप मुझ पर हाथ उठाते हैं। लेकिन आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ, जानवर नहीं, जो आप रोज रोज मुझ पर हाथ उठाते रहोगे। आज ललिता के बर्दाश्त से बाहर हो गया था तो उसने अपने लिए आवाज उठा ही दी, मगर यह चीज राजेश से बर्दाश्त नहीं हुई। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जवाब देगी? मुझसे जुबान लड़ा रही है तू? राजेश ने बहुत गुस्से में कहा और ललिता को उल्टा चांटा मार दिया। वह बेड पर मुंह के बल गिरी और कुछ कहती उससे पहले ही राजेश ने उसे खींचकर खड़ा किया और एक उल्टा चांटा और उसे मारा। इस बार वह खुद को नहीं संभाल पाई और गिरते वक्त बेड का कोना उसके पेट पर लगा। वह बहुत जोर से चिल्ला उठी और दर्द से कराहते हुए रोने लगी। उसे रोते हुए देखा राजेश हंस रहा था। उसे हंसते हुए देख ललिता को और रोना आया और गुस्सा भी। अपनी बर्बादी पर हंस रहे हो? और हंसो, मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना? एक बच्चा चाहते थे ना तुम, लेकिन उसको तुमने अपनी बेरहमी पने में उसे अपने हाथों से खत्म करने का रास्ता तैयार कर लिया। वह दर्द से कराते हुए ललिता जब ये बोली तो राजेश की हंसी रुक गई। ये क्या बोल रही हो तुम? राजेश के होश उड़ गए। उसके पास झुका। आज ही पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ और आज ही तुमने हमारे बच्चे को खत्म करने का उपाय कर दिया। मेरे पेट में बहुत जोर की लगी है, शायद वह नहीं बचेगा। और मारो मुझे, बहुत मजा आता है ना मुझे मारने में। अब शायद ही वह बचेगा तो मुझे भी मार डालो। मारो ना, रुक क्यों गए? मारो, हंसो। ललिता अपने बच्चे को खोने के दर्द में रोते हुए बोली और राजेश का हाथ पकड़कर खुद ही उसके हाथ से खुद को मारने लगी। राजेश तो सदमे में था। अरे, मैं तो ये सब नशे में। वह कुछ कहने को हुआ तो ललिता ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और अपने पेट को पकड़कर रोने लगी। उसे उस वक्त और कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहा और ललिता को अपने साथ लेकर तुरंत अस्पताल के लिए रवाना होने लगा। वह अपने परिचित डॉक्टर को कॉल कर रहा था, मगर किसी का फोन बंद आ रहा था तो कोई फोन नहीं उठा रहा था। बालकनी पर खड़ी मिस्री ये सब देख रही थी कि वह कितना परेशान होकर उसे बाहर अस्पताल ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। राजेश ने जब ललिता के साथ मारपीट शुरू की तब से वह उसका रोना चिल्लाना सुन रही थी। उसने यह भी सुना कि वह कैसे उसका विरोध कर रही है। वह जाने को भी हुई लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे जाने नहीं दिया। वह ललिता के लिए बहुत परेशान थी। तभी राइफल वहां आया और वह सीधे कमरे में गया और बेबी के साथ खेलने लगा। वह भी गुस्से में कमरे में आई। तभी बेबी 1 मिनट बोलकर बाथरूम में चली गई। मिस्री को यही समय सही लगा। और कितने दिन कैद रखेंगे आप मुझे? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी बेटी को माँ की जरूरत है, लेकिन वह कमी मैं पूरी करूं ये तो जरूरी नहीं। मेरी अपनी भी जिंदगी है। आप अपनी जिद के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। प्लीज मुझे लौट जाने दीजिए अपनी दुनिया में। मिस्री ने राइफल के सामने आकर रिक्वेस्ट की। राइफल उसे घूरते हुए, तुम्हें क्या लगता है ये ड्रामा करोगी तो मैं पिघल जाऊंगा? तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको क्या लगता है ऐसे पीठ पीछे चालबाजी करके आप खिलाड़ी बन रहे हो? कायर हैं आप? हिम्मत है तो मेरे कार्तिक को सामने से ललकार कर देखिए। सामने से उसका मुकाबला करिए। उसकी कमजोरी को अपनी ढाल बनाकर अपना कायरपन दिखा रहे हैं आप। अब मिस्री ने बहुत गुस्से में कहा तो राइफल ने उसे खींचकर चाटा मारा। मिस्री फिर भी उसके आगे हारना नहीं चाहती थी। वह झट से उठकर खड़ी हुई। मुझ पर हाथ उठाने पर क्या मिल जाएगा? आपको क्या लगता है मैं आपसे डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मारना है तो जान से मार दो, लेकिन मैं इस तरह कैद में नहीं रहूंगी। मिस्री जिद में बोली तो राइफल उसे डेविल इस्माइल के साथ देखने लगा। अच्छा, तो किंग की क्वीन बोल रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस तरह चीखने चिल्लाने की आवाज उठाने से मैं तुमसे डर जाऊंगा? पागलपन करूंगा मैं? जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा तुम इसी तरह मेरी कैद में रहोगी। राइफल के कहने पर मिस्री ने गुस्से में, क्यों? मुझे कैद रखने से क्या फायदा होगा? आपको क्या मिल जाएगा मुझे कैद में रखकर? राइफल भी गुस्से में, क्योंकि तुम्हें कैद में रखकर मैं तुम्हारे किंग को पागल रख सकता हूँ। जानती हो तुम्हें खोजने के लिए हर पल तड़प रहा है। पागल हो चुका है वह, और उसका पागलपन ही मेरे लिए काम की चीज है। मिस्री और गुस्से में, हाँ, पीठ पीछे ही बार करोगे ना? सामने से तो लड़ने की ताकत नहीं है। उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे उससे दूर रखकर, क्योंकि अगर मैं दिमाग से तुम्हारे साथ लड़ा
तो मुकाबला नहीं कर पाओगे इसका, मिट्टी में मिल जाओगे। एक बार वह अपने पर आया ना तो तुम सबको बर्बाद कर देगा, सर से लेकर जड़ तक उखाड़ फेंकेगा तुम लोगों को। मिस्री की इस बात को सुनकर राइफल को बहुत गुस्सा आया। उसने एकदम से मिस्री का गला पकड़ लिया। मुझ पर इतना चिल्ला रही है तू, लेकिन सुन, इन सब में सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। जानना चाहती है कौन है वह? राइफल ने सीरियस होकर उसकी आंखों में देखा। बेबी उसे गहरी नजरों से देख रही थी। तेरे अपने ससुर जी, तेरी किडनैपिंग के पीछे उन्हीं का हाथ है। उसने ही तुझे किडनैप करवाया है। अपने बेटे को तेरी तलाशी में उलझाकर रखना चाहता है ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊं। तेरा वो कार्तिक मेरे रास्ते में रुकावट ना बन सके। बाप रावण का बाप है, लेकिन कमबख्त ने बेटे राम, लक्ष्मण और भरत पैदा किए हैं। राम को तो मैंने पहले ही मार दिया है, अब सिर्फ प्रेम और कार्तिक बच गए हैं। उन दोनों को मार दूंगा तो रावण कमजोर और उसे मारकर उस पर मेरी हुकूमत होगी, समझी? घमंड के साथ राइफल ने उससे कहा और उसे पीछे धकेल दिया। वह चीजों से टकराकर नीचे गिरी। मिस्री पीछे की चीजों से टकराकर नीचे गिरी तो उसे काफी चोटें आई। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलकर बेबी बाथरूम से बाहर निकली और उसने मिस्री को गिरे हुए घायल देखा तो वह दौड़कर उसके पास आ गई। अरे मम्मी, ये आपको क्या हो गया? पापा देखो ना, मम्मी को चोट लग गई है। मिस्री को जख्मी देखकर बेबी रोने लगी। उसे रोते देख राइफल भी झूठ मूठ का दिखावा करते हुए उसके पास बैठा। अरे सच में बेबी बहुत जोर की लगी। जाओ दवा लेकर आओ, मम्मी को लगाते हैं। और देखो, मम्मी ने खुद को चोट लगवा लिया। राइफल ऐसे ड्रामा करने लगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वह अपनी बेटी के सामने बुरा बनना जो नहीं चाहता था। राइफल ने जैसे ही उसकी कलाई पकड़ी, मिस्री ने झटक कर उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ा ली। तब तक बेबी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई तो मिस्री अपने ही हाथों से अपने जख्मों पर दवा लगाने लगी, जिसमें बेबी उसकी पूरी मदद कर रही थी। तो राइफल कमरे से बाहर चला गया। गुस्से में मैंने क्या कर दिया? अब तो इसे पूरी सच्चाई मालूम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है तो मेरे ही पिंजरे में, क्या कर लेगी? कमरे से बाहर निकलकर राइफल ने एक पल सोचा और फिर घमंड के साथ आगे बढ़ गया। दो बॉडीगार्ड मिस्री के कमरे के बाहर और बढ़ा दिए। मिस्री खुद को दवा लगा रही थी और वह जल गई है जैसे बेबी उसके जख्मों पर फूंक मार रही थी। उसकी नादानी पर मिस्री को हंसी भी आ रही थी और वह काफी तनाव में थी। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं, कार्तिक के अपने पिता हैं। उन्होंने अपने मतलब के लिए अपने ही बेटे को मरवा दिया और अब दूसरे बेटे से उसकी पत्नी को छीनकर उन्होंने उसकी चेतना ही छीन ली। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं इस तरह हाथ बांध कर नहीं बैठ सकती। अब तो ये लोग उस स्टॉक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान लेंगे। मिस्री काफी तनाव में ये सब सोच रही थी। इसके बाद जब वह उस रूम से बाहर निकलने लगी, बॉडीगार्ड ने उसे और आगे जाने ही नहीं दिया। उसे वापस कमरे में भेज दिया। मिस्री का दिल भी जानता था कि वह किस कदर जिंदा थी। एक पल भी यहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। कई चिंताओं से घिरी हुई थी। जल्द से जल्द कार्तिक के पास पहुंचना चाहती थी और उसे सारी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरी ओर उतना ही कार्तिक भी तड़प रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम थी, क्योंकि उसकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए विवेक जी लगे हुए थे। वह जितने भी लोगों को मिस्री की तलाशी के लिए भेज रहा था, उन सभी को विवेक जी रोक रहे थे और कार्तिक से झूठ बोलने के लिए कह रहे थे। वह खुद भी तलाश करने के लिए जाना चाहता था, मगर वह त्रिवेणी जी और कोकला जी के नाम पर उसे ब्लैकमेल करके उसे दूसरे कामों में लगा रहे थे। और नैना और प्रेम के बीच में एक अलग ही कहानी चल रही थी। नैना अपनी कोशिश में जुटी हुई थी और प्रेम उसकी हर कोशिश पर पानी फेर रहा था। प्रेम कॉलर ठीक करते हुए डाइनिंग टेबल पर आया और अपने लिए एक चेयर खींचकर बैठ गया। आज कार्तिक बिना ब्रेकफास्ट किए ही चला गया था, इसलिए नैना बिगड़ी हुई थी और मन ही मन सुलग कर कोई प्लान बना रही थी। उसे ख्यालों में खोए हुए देख प्रेम ने अपने लिए खुद प्लेट में नाश्ता रखा और खाने लगा। तभी उसे शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उन दोनों के पीछे एक नौकर धुले हुए कांच के गिलास लेकर आ रहा था और बीच में ही उसका पैर मुड़ा और उसके हाथ से सारा गिलास छलक कर टूट गया। डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखते हुए नैना अब भी खोई हुई थी। उसे शीशा टूटने की आवाज तो सुनाई दी, मगर वह अपनी दुनिया से बाहर नहीं आई। जब उसके हाथ का सारा प्लेट खत्म हो गया तो वह मुड़कर आगे जाने को हुई। घूंघट के कारण उसे दिखा नहीं कि शीशा टूटा हुआ है,
नौकर पहले ही सफाई करने की चीज लेने जा चुका था। वहीं उसे खाली पांव टूटे हुए शीशे की ओर बढ़ते देख उसे बोलकर रोकने से बेहतर प्रेम को उसे पीछे से खींच लेना सही लगा, क्योंकि जब तक वह चिल्लाता उसके पैर में शीशा चुभ चुका होता। इसलिए वह झट से आगे बढ़ा और उसने एकदम से नैना को कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे पीछे खींचकर वह पीछे टेबल से टकराया और रुक गया। नैना भी उसकी कमर को पकड़कर खींचने के कारण उसके सीने से जा टकराई। प्रेम, ये क्या कर रहा है तू? तभी वहां त्रिवेणी जी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने चौंक कर दाईं तरफ देखा। मैं बहुत गुस्से में उसके सामने खड़ी थी। आगे कुछ कहता उससे पहले ही त्रिवेणी जी आगे आ गई। उन्हें सामने आते देख नैना प्रेम के आगे से हट गई तो त्रिवेणी जी ने एकदम से प्रेम के सामने आई और उन्होंने खींचकर एक चांटा प्रेम के गाल पर लगा दिया। उनके एक्शन सीन को देखकर तो नैना के होश उड़ गए। साथ ही प्रेम भी उन्हें हैरान नजरों से देखता रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने उस पर हाथ उठाया था। मम, ये क्या किया आपने? मैं नाराज होकर गुस्से में बोला। एक और लगाऊं क्या? तुझे शर्म नहीं आई अपनी भाभी की कमर में हाथ डालते हुए? वह तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो ऐसे उनकी कमर को पकड़कर खींचेगा। उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही त्रिवेणी जी उस पर चिल्लाई। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। खींचता नहीं तो और क्या करता मैं? सामने देखिए, कांच टूटा हुआ है। उसे बचा रहा था। अगर मैंने गलत किया तो इस कांच पर नचाइए इसे। खून और जुनून बहुत ज्यादा हो गया है मैडम के अंदर। कुछ बह जाए तो गर्मी कम होगी। प्रेम ने बहुत गुस्से में कहा और वहां से पलटकर चला गया। उसके नाराज होकर जाने के बाद जब उसकी नजर उस टूटे हुए शीशे पर पड़ी तब नैना और त्रिवेणी जी दोनों चौंक गए। फर्श पर टूटे हुए कांच के गिलासों को देखकर त्रिवेणी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अफसोस हुआ कि बेवजह उन्होंने अपने बेटे पर हाथ उठा दिया। उन्हें पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। वही नैना भी हैरान होकर फर्श पर टूटे टुकड़ों को देख रही थी। उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अगर त्रिवेणी जी वहां नहीं आती तो हो सकता था वह भी उस पर हाथ उठाती। अब उसे भी एहसास हुआ कि वह तो बस उसे बचा रहा था। उसके लिए उसके दिल ने कहा, अगर वह प्रेम की जगह होती तो वह बिल्कुल भी उसे नहीं बचाती, उल्टा उसे और घायल होने देती। दूसरी ओर देर रात राजेश ललिता को अस्पताल से वापस घर ले आया। जब बंगले के अंदर कार आने की आवाज सुनाई दी तो मिसी तुरंत अपने रूम से बाहर आई। उसने पहले ही बॉडीगार्ड से कह दिया था कि वह बस बालकनी तक जाएगी। वह लोग फिर भी उसके पीछे गए। उसने बालकनी से झांक कर ललिता को देखा। अब राजेश को संभालता हुआ उसे अपने रूम के अंदर ले जा रहा था। मिसी बहुत जिज्ञासा भरी नजरों से ललिता को देखने लगी। ललिता ने नजर उठाकर जब उसे देखा तो ललिता के साथ राजेश को देखकर उसे राहत मिली। अब और कुछ बोलना व्यर्थ था, इसलिए वह चुपचाप कमरे में चली गई। हर रोज की तरह उसका और बेबी के लिए कमरे में ही मेड खाना पहुंचा कर गई। उसका तो बिल्कुल भी कभी खाने का मन नहीं होता था। बस वह जिंदा रहने के लिए मन मारकर खा रही थी। एक बात और थी कि यहाँ रहते हुए बेबी के साथ उसे काफी ज्यादा लगाव हो गया था। बेबी का बार बार उसे मम्मी कहना अच्छा लगता था। बार बार उसके दिल में एक ही अरमान जाग रहे थे कि जब अपने कार्तिक के पास लौटेगी ना तब उससे भी एक बच्चा मांगेगी। उसके बच्चे भी उसे इसी तरह मम्मी बोलेंगे। बस ये कब मुमकिन होगा, ये सवाल दिल में उठते ही दिल का दर्द बढ़ जाता था। रात 10 बज गए मगर अब तक कार्तिक और प्रेम घर नहीं लौटे। विवेक जी भी नहीं आए। दादी जी सो चुकी थी। त्रिवेणी जी के साथ नैना जाग रही थी। दोनों इंतजार कर रही थी कि प्रेम कब लौटेगा और उसे माफी मांगेगी। और त्रिवेदी जी सॉरी। मगर पूरी रात को दोनों लौटे ही नहीं। 2-3 दिनों तक प्रेम घर लौटा ही नहीं। कार्तिक आया तो त्रिवेणी जी ने सारी बातें उसे बता दी। हालांकि प्रेम सब कुछ उसे पहले ही बता चुका था। कार्तिक उन पर ही नाराज हुआ। ऐसे कैसे उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया? एक बार उसका पक्ष भी सुन लेना चाहिए था, जबकि दोनों को पता है कि वह कभी ऐसी वैसी हरकत नहीं करता। उन तक कभी भी उसके बारे में ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची कि उसने किसी लड़की या औरत के साथ बदतमीजी की हो। वह हमेशा ही कार्तिक के नक्शे कदम पर चला। इस बीच कहने के लिए नैना के पास भी कुछ नहीं था और उसका घूंघट अभी बरकरार था। आज फिर बेबी की जिद करने पर मिस्री को हॉल में आने का मौका मिला। वह हॉल में बेबी के साथ खेल रही थी तो ललिता उसके पास आकर बैठी। उसके पास आते ही मिस्री ने बेचैन होकर उससे पूछ लिया कि उस रात क्या हुआ था। वह उसे इस तरह बेचैन होकर अस्पताल में लेकर गया था। तो ललिता ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके पेट पर चोट लगी थी। वह दोनों हॉस्पिटल गए थे।
हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से टेस्ट करवाने पर पता चला कि चोट उसकी कमर पर आई थी, पेट पर नहीं। इसलिए उसका बच्चा सुरक्षित है। और इस घटना के बाद राजेश को एक बड़ा सबक मिला है। वह बच्चे को खो देने के नाम से बहुत डर गया था। अस्पताल में उससे माफ़ी भी मांग रहा था कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे बच्चे की चाहत थी। जब उसे पता चला कि उसकी गलती की वजह से उसका बच्चा मरने वाला था, तो यह बात उसके दिल में लगी और अब वह सुधरना चाहता है। तभी अचानक मिश्री अपना पेट पकड़कर दर्द से कराने लगी। ललिता बेचैन हो गई। मिश्री ने उसके कान में कुछ कहा तो वह उसे संभाल कर अपने कमरे में ले जाने लगी। तो 2-3 बॉडीगार्ड आगे आए और उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे मेरे कमरे में जाने दो। ललिता उनसे बोली। नहीं, हम इसे आपके साथ नहीं जाने दे सकते। क्यों लेकर जा रही हैं आप इसे? बॉस ने इसे आपसे दूर रखने के लिए कहा है। एक बॉडीगार्ड थोड़े गुस्से भरे स्वर में कहा। प्लीज, एक इमरजेंसी है, जाने दो ना मुझे इनके साथ। मिश्री ने दर्द से कराते हुए बोली। ऐसे कैसे हम अंदर लेकर जाने दें? अगर इसने अंदर कोई चालाकी की तो बॉस हमें मार डालेंगे। पहले बताओ क्या इमरजेंसी है? दूसरे गार्ड ने थोड़ा उग्र होकर पूछा। क्यों बताएं, आप लोगों को लेडीज प्रॉब्लम है। लेडीज के बारे में हर चीज जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। आपकी मम्मी और बहन को भी पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो आप हर चीज उनसे पूछेंगे। मिश्री ने गुस्से में कहा। तो अब उन दोनों की बोलती बंद हो गई। फिर ललिता मिश्री को संभालते हुए अपने कमरे में लेकर गई। कमरे में जाते ही ललिता ने कमरे को अंदर से लॉक किया। उसके बाद सारी बातें एकदम साफ साफ मिश्री ने उसे बता दी और उसे उसका फोन मांगा। तो ललिता मान गई और मिश्री तुरंत उसका फोन लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। तभी भाई राइफल और राजेश लौट आए। आते ही राइफल ने मिश्री के बारे में पूछा। बॉडीगार्ड्स ने सारी बातें उसे बता दी। राइफल जाकर ललिता के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। ललिता ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। कहाँ है वह? उसने ललिता को घूरते हुए पूछा। वह उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था, तो वह बाथरूम में है। ललिता डरी हुई सी बोली, क्योंकि वह उसे बाघ जैसी नजरों से घूर रहा था। खुद की मदद कभी कर नहीं पाई, उसकी मदद करने चली हो। बताओ तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है? राजेश बस गुस्से में चिल्लाता हुआ ललिता के करीब आया। वह डर गई। इसके बाद राजेश तो एकदम से ललिता पर हाथ उठाने को उतारू हो गया था, मगर राइफल ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। ललिता, आज तुमने उसकी मदद कर दी, दोबारा मत करना। ऐसी कोई जरूरत हुई तो मुझे बताना। राइफल ने उसे गुस्से भरे स्वर में कहा। वह हाँ में सिर हिलाने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और पेट पकड़कर मिश्री बाहर निकली। सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। अब मिस्री उन लोगों के सामने आकर खड़ी हुई। ये क्या हो रहा है? बेवजह आप लोग बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? गजब अंधेर मचा रखा है आपने। एक औरत औरत की मदद नहीं कर सकती। मिस्री ने गुस्से में राइफल और राजेश की आंखों में देखा। दोनों इधर उधर देखने लगे। मुझे पीरियड प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने उनकी मदद ली। लेकिन आप लोग तो राशन पानी लेकर सिर पर ऐसे चढ़ रहे हो जैसे मैं बाथरूम की विंडो से भाग जाने वाली हूँ। फिक्र मत करिए, खुद पर और अपने बॉडीगार्ड्स पर भरोसा रखिए। मैं एक और आप लोग 1000 नहीं मुकाबला कर पाऊंगी। यहाँ से तभी जाऊंगी जब मेरा काशी मुझे लेने आएगा। और आप लोगों को पता है यह मुमकिन है या नहीं? मिस्री के यह सब कहने पर उन दोनों ने गुरूर से एक दूसरे को देखा और विजय मुस्कान के साथ उसे कमरे से निकल गए। उन दोनों के कमरे से बाहर जाते ही मिस्री ने झट से अपने कमर में छुपाए फोन को निकालकर ललिता को पकड़ा दिया और उसके बाद वह भी झट से उस कमरे के बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने देखा तो हॉल में सोफे पर दोनों भाई राजाओं की तरह पैर पर पैर रखकर बैठे थे। उसने एक नज़र उन दोनों को देखा और चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह दोनों उसे ही देख रहे थे। अच्छा है चुपचाप यहाँ हो, हाथ पांव मारने की कोशिश नहीं कर रही, वरना तोड़ दिया जाता। और सही कहा, तुम यहाँ से भाग बिल्कुल नहीं सकती। ना उसे कभी पता चलेगा कि तुम यहाँ हो तो बचाने आएगा कैसे? कोई होशियारी मत करना। राजेश के तीखे स्वर उसके कान में गूंजे तो मिस्री के बढ़ते हुए कदम ठहर गए। चुपचाप जाओ और अपने कमरे में और वहीं बेबी का ख्याल रखना। और यहाँ से भागने का तो ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। राइफल ने भी सख्त स्वर में यह कहा तो मिस्री जबड़े मसलते हुए सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। आगे जाते हुए उसकी आंखों में शैतानियत भरी मुस्कान थी। उसने एक बार चालाकी भरी नजरों से पलटकर उन दोनों को देखा और होंठ दांतों तले दबाकर मुस्कुराई और सीधे कमरे में जाने लगी। उसे कमरे में जाते हुए देखा राजेश ने राइफल से कहा, भाई
आपने अब तक इसे जिंदा क्यों रखा है? इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? अगर इसने चालाकी से अपनी खबर उस कार्तिक तक पहुंचा दी तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। राइफल ने डेविल इस्माइल के साथ उसकी ओर देखकर, यह ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। इसे तो बहुत पहले मार देता, लेकिन उस विवेक ने इसे मारने से मना किया है। जैसे ही हमारा काम पूरा होगा वैसे यहाँ से ले जाएगा। तब तक ये नौकरानी बनकर मेरी बेबी का ख्याल रखेगी। वहीं कमरे की ओर जा रही मिस्री उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वह झट से कमरे के अंदर गई। बेड पर बैठी बेबी खेल रही थी। वह तुरंत बाथरूम के अंदर चली गई और उसने अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया। अब उसके चेहरे पर खुशी भी थी और बेचैनी भी। ओ गॉड प्लीज कार्तिक, वह प्लीज वॉइस मैसेज सुन ले और जो मैंने कहा उस पर भरोसा करे। मुझे यकीन है वह ऐसा ही करेगा। वह बेचैन होकर सोचने लगी। जब मिश्री ललिता का फोन लेकर बाथरूम के अंदर गई, उसने झट से उसे जो कुछ भी कार्तिक को बताना था वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। उसे पता था कि कॉल करके सब कुछ बताने में ज्यादा वक्त लगेगा और वह लोग कभी भी आ सकते हैं। इसलिए उसने यह रास्ता चुना जिसमें उसे कामयाबी मिली। दूसरी ओर कार्तिक एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो उसे मैसेज आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने फ़ोन को पॉकेट से निकाल कर देखा। मीटिंग लगभग ख़त्म हो चुका था। उसके पूरी तरह ख़त्म होते ही वह अपने केबिन में गया। फिर उसके फ़ोन में अचानक नंबर से वॉइस मैसेज आया था। उसके दिमाग में तुरंत बत्ती जली कि पिछली बार भी मिस्री ने अनजान नंबर से कॉल किया था। हो सकता है इस बार भी उसने कोई मैसेज भेजा हो। उसने तुरंत मैसेज ओपन किया। काशी, मैं तुम्हारी मिस्री। हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है और इस गेम का मास्टरमाइंड और कोई नहीं, तुम्हारे पापा हैं। तुम पर हुए अटैक और मेरी किडनैपिंग के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। सरकारी अस्पताल के नाम पर मासूम लोगों के अंगों को चुराकर बाहर विदेश में भेजा जा रहा है। बहुत बड़ा डील होने वाला है। एक बड़े स्टॉक की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों की जान चली जाएगी। काशी प्लीज उन मासूम लोगों को बचा लो और अपनी मिस्री को भी। जो भी करना है होशियारी से करना, उनको भनक नहीं लगनी चाहिए। वॉइस रिकॉर्ड में मिस्री की दी हुई इस जानकारी को सुनकर तो कार्तिक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह एकदम से अचंभित होकर अपनी सीट पर बैठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके अपने पापा उसके साथ इतना बड़ा गेम खेल सकते हैं। उसे खुद से भी ज्यादा मिस्री पर भरोसा था। उसे कोई सबूत की जरूरत नहीं थी उसकी बात मानने के लिए। बस उसके दिल में बड़ा सा सवाल यही उठ रहा था कि उसके पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपने बेटे को ही मरवाने की कोशिश की। वह जानते हैं कि वह किस हद तक मिस्री से प्यार करता है, फिर भी उन्होंने उसे उससे दूर कर दिया। वह गुस्से में इस कदर सुलग गया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। वह सुलग कर अपने केबिन से निकला और विवेक जी के केबिन की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि अब आगे जाने क्या कर बैठेगा। वह बहुत गुस्से में उनके केबिन के बाहर आकर दरवाजे को बहुत कसकर लात लगाने वाला था कि तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया कि अब उसके होश और भी ज्यादा उड़ गए। अंदर जो आवाज कार्तिक को सुनाई दी, उसे सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह डगमगा सा गया था, फिर भी उसने खुद को मजबूत किया और उसने अंदर झांक कर देखा और गौर से बातें सुनने लगा। अंदर विवेक जी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उनके सामने की सीट पर भी एक शख्स बैठा हुआ था। दोनों में बातें हो रही थी। यार विवेक, मुझे तो अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने हारी बाजी एक बार फिर जीत ली। हाँ, बस इस जीत को हासिल करने के लिए बेटे की बलि जरूर चढ़ानी पड़ी। राम को मरवाना पड़ा। विवेक जी के सामने बैठे शख्स ने यह कहा तो विवेक जी के होठों पर शैतानी मुस्कान उभर आई। कौन बेटा? किसका बेटा यार? ये तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ पर सिर्फ प्रेम मेरा बेटा है। राम और कार्तिक तो सिर्फ मेरे दो मोहरे थे जिनके कंधों पर बंदूक रखकर अब तक मैं निशाना लगा रहा था। विवेक जी ने डेविल इस्माइल के साथ कहा और अपनी सीट से उठकर खड़े हुए और बालकनी के सामने पहुंच गए। मगर उन्होंने जो भी कहा वह कार्तिक के दिल पर जहरीले खंजर की तरह उतर गया। उसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक डोल गया। तुम अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं बलदेव कि 25 साल पहले मैंने एक विधवा से शादी की थी। उसके पहले से ही दो बच्चे थे, राम और कार्तिक। वह विधवा औरत थी त्रिवेणी, जिसका बाप उस वक्त अंडरवर्ल्ड का डॉन था। मेरा प्लान तो यह था कि मैं उसका वफादार आदमी हूँ, उसकी विधवा बेटी से शादी कर लूंगा तो वह मुझे किंग बना देगा। लेकिन कमबख्त के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो पहले से सोच कर बैठा था कि वह राम को ही बड़ा होने पर किंग बनाएगा।
मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उस वक्त का इंतजार किया। त्रिवेदी को अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया कि वह यह सच्चाई कभी किसी को न बताएं कि मैं राम और कार्तिक का सौतेला बाप हूँ। मगर मैं उनका सदा बाप होने का नाटक करता रहा, उन दोनों को अपने इशारों पर नचाता रहा। राम तो मेरे हाथों की कठपुतली बन गया था, जैसा मैं बोल रहा था वैसा कर रहा था। विवेक जी की सच्चाई उनके ही मुंह से सुनकर कार्तिक का कलेजा छलनी हो चुका था। फिर भी वह पत्थर की मूरत बनकर सब कुछ सुनता रहा। राम तो मेरे इशारे पर नाच ही रहा था, बस कार्तिक मेरे खिलाफ चल गया। माँ के आंचल में रहकर बेवकूफ को अच्छाई के रास्ते पर चलने की बीमारी लग गई और वह बिजनेसमैन बनने के लिए मेहनत करने लगा। मुझे तो लगा था कि बिना मेरी मदद के कुछ नहीं कर पाएगा। जब अपनी कोशिश में नाकाम होगा तो मेरे कदमों में ही आकर गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी मेहनत से उसने अपना सारा सपना सच कर दिखाया। इसी बीच उस राइफल की पत्नी को उसकी असली सच्चाई के बारे में मालूम हो गया। उस राइफल की बेवकूफ़ी से उसकी पत्नी गीता को उसके सारे राज मालूम हो गए और वह इन सबको रोकना चाहती थी। इसलिए उसने राम को याद किया, क्योंकि गीता और राम एक ही कॉलेज में पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। उस गीता के कहने पर ही राम भी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता था। इसलिए मैंने उसके हाथों ही राम का दिल तोड़वा दिया। गीता के बाप को डरा धमकाकर उसकी शादी राइफल से करवा दी, जिससे राम का दिल टूटा और वह बुरा इंसान बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उस गीता को जरूरत पड़ी, वह तुरंत राम के पास भागकर आ गई मदद मांगने के लिए, और उसने राम को मेरी पूरी सच्चाई बता दी। राम उसके प्यार में पागल सारे बुरे काम छोड़ने और बुरे काम करने वालों को बर्बाद करने पर तुल गया। गीता के कहने पर वह ड्रग्स स्मगलिंग, मानव अंगों की तस्करी, चोरी, डकैती, मर्डर, वह सब सारी चीजें रुकवाने पर आमादा हो गया। और राम को रोकने का मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने गीता का खून करवा दिया और इल्जाम आया राम के सिर पर। जब ये बात राइफल को पता चली कि उसकी पत्नी को राम ने मारा है, तो उसने भी राम को ही मार दिया। सारा गेम मेरा था। यहाँ मोरे भी मेरे हैं, प्यादे भी मेरे हैं। इन सबको लगता है उनकी जिंदगी उनकी मर्जी से चल रही है, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता कि इनको कठपुतलियों की तरह मैं नचा रहा हूँ और आखिरी दम तक ये लोग मेरे इशारों पर नाचेंगे। विवेक जी ने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी सारी सच्चाई खुद ही कह दी और अपनी चालाकी पर खुद ही घमंड के साथ हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के बाहर खड़ा कार्तिक ये सब सुन चुका है। उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके गुस्से की कोई लिमिट नहीं थी। उसका तो दिल कर रहा था कि इसी पर उनका खून कर दे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। अपने ही खून का घूंट पीते हुए वह अपने केबिन में आया, लेकिन उनकी कही हुई बातें उसके कानों में पल पल गूंज रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जिन्हें अपना समझता है वह अपने है ही नहीं। इसलिए उसे हमेशा हैरानी होती थी कि उसके अपने पापा उसे बुराई के दलदल में क्यों धकेल रहे हैं, क्यों हर चीज के लिए उसे ब्लैकमेल करके मजबूर करते हैं। उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने इशारों पर नचाते थे। अब कार्तिक के दिमाग में भी एक गेम आया। पापा, अब तक हमारे साथ खेल रहे थे ना, अब देखो आपके साथ कौन सा गेम खेलता हूँ। भाई, जो चाहते थे वह जरूर होगा। सारी चीज खत्म होगी और आपको भी आपके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। कार्तिक ने बहुत नफरत के साथ कहा। उसने प्रेम को कॉल करके अपने केबिन में बुला लिया और सावधानी के साथ उसे भी पूरी सच्चाई बता दी। सब कुछ जानकर तो प्रेम भी गुस्से में पागल हो गया, क्योंकि वह भी राम से बहुत प्यार करता था। वह तो उसी पल विवेक जी का खून करने के लिए तैयार हो गया, मगर कार्तिक ने उसे समझाया और उन्हें हराने के लिए एक बड़ा सा गेम प्लान करने लगा। आई डोंट बिलीव दिस भाई, कि हमारे अपने डैड हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। राम भाई का मर्डर करवा दिया। प्रेम गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। प्रेम, कंट्रोल करो खुद को। अपने गुस्से का घूंट पी जाओ और एक प्लान के साथ तैयार हो जाओ। कार्तिक ने बहुत सीरियस होकर कहा, तो प्रेम उसे गौर से देखने लगा। प्रेम बहुत सीरियस होकर, कौन सा प्लान भाई? दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए क्या करना होगा हमें? जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जैसे को तैसा गेम खेलना है हमें। कार्तिक की आंखें बहुत खतरनाक हो चुकी थीं। उसने प्रेम को अपने करीब बुलाया और उसके कान में कुछ बताने लगा। प्रेम के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि कार्तिक उसे जो भी बता रहा है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर दोनों भाई ने पंजे लड़ा लिए और अपने प्लान के बारे में सोचने लगे। और अगली 1 घंटे बाद कार्तिक ने एक इमरजेंसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, क्योंकि उस वक्त विवेक जी एक दूसरी मीटिंग पर गए हुए थे। अपने प्लान के अनुसार प्रेम घर गया। घर जाते उसने त्रिवेणी जी
और साथ में कोकिला जी को भी एक गुड न्यूज़ दी कि वह लोग महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं और वहां जाने की सारी तैयारी हो चुकी है। ये जानकर त्रिवेदी जी और कोकिला जी को बहुत जोर का झटका लगा। वह लोग पहले से ही महाबलेश्वर जाना चाहती थी, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए प्रेम और कार्तिक ने कभी उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन आज अचानक ऐसे सवाल तो खड़े होने ही थे, और उसके अचानक इस फैसले को सुनकर वह उस पर सवालों की बरसात करने लगी कि अचानक ये प्लान कैसे बना। मॉम प्लीज आप क्वेश्चन पूछना बंद करिए। और दादी आप दोनों को महाबलेश्वर जाना है कि नहीं? सारी तैयारी हो चुकी है, आपकी जरूरत की चीजें वहां पहुंच जाएंगी। आप दादी और भाभी तीनों जा रही हैं। सोच लीजिए, प्लान चेंज भी हो सकता है। प्रेम ने बहुत सीरियस होकर कहा। तो त्रिवेणी जी और दादी उसे गुस्से में देखने लगी। अरे ये क्या बात हुई? तू हमें महाबलेश्वर भेज रहा है या धमकी क्यों दे रहा है? सिर्फ हम तीनों ही जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलो ना साथ में। तू ही चल। कार्तिक को तो उन्होंने अपने फंडे में फंसा रखा है, कहीं जाने नहीं देंगे। त्रिवेणी जी नाराजगी के साथ बोली। मम्मी, आपके पास गोल्डन चांस है। बिना सवाल जवाब किए जल्दी से सिर्फ आप तीनों तैयार हो जाओ। मैं अभी आप लोगों को वहां छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद आप लोग बद्रीनाथ चली जाइएगा। आप लोग पर्सनल फ्लाइट में जा रही हैं और 10 बॉडीगार्ड एनी टाइम आप लोगों के साथ रहेंगे। प्रेम ने फिर से सीरियस होकर यह कहा। तो अब त्रिवेदी जी और कोकिला जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह खुद उन्हें जाने के लिए कह रहा था, जो कि हर बार संभव नहीं होता। इसलिए वह दोनों उसकी बातें मान गईं और तुरंत तैयार होने अपने अपने कमरे में चली गईं। नैना वहीं मौजूद थी, उसका घूंघट तो अभी झुका हुआ था। वह प्रेम के सामने आई। प्रेम वहां से जाने लगा तो वह उसके सामने आकर दीवार की तरह खड़ी हो गई। उसे अपने सामने आए देख प्रेम गुस्से में घूरते हुए, तुम्हें मैं आईना नजर आ रहा हूँ क्या? अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाओ, फ्लाइट तैयार है। जल्दी से वहां छोड़ दूंगा, और वहां बिल्कुल भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। बॉडीगार्ड से चालाकी तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर अभी जान का खतरा है, इसलिए वहां भेज रहा हूँ। ये कहकर वह जाने लगा तो नैना ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह हैरान होकर उसकी ओर मुड़ा। वह अब एकदम उसकी नजरों के सामने आकर खड़ी हुई। थैंक यू सो मच। हैरान होकर उसे देखने लगा। अब ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने जो गाली दे रही हो? प्रेम ने अकड़ कर कहा। वह होंठ चबाकर उसे देखने लगी। मैं थैंक यू सो मच बोल रही हूँ, गाली नहीं दे रही। वह भी थोड़ी उखड़ गई। प्रेम अपना कॉलर ठीक करते हुए, अब नीम के पेड़ से सैर टपकेगा तो यह तो उसके करेक्टर पर गाली ही हुआ ना। तुम्हारे मुंह से यह ठीक नहीं लगता। ये बताओ कि इसके पीछे प्लान क्या है? नैना मुंह सिकोड़ कर, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। सीधी बातें हैं कि उस दिन शीशे पर पैर रखने से तुमने मुझे बचाया, फिर भी तुम्हें चाटा पड़ा। मैं कुछ नहीं बोल पाई, इसलिए सॉरी। ओह माय गॉड, तुम और सॉरी यार। आज सूरज कहाँ से निकला? लगता है दिशा भूल गया। प्रेम भी कम नौटंकीबाज थोड़ी था। बस इतने दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे थे? नैना ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भाई तो रोज आ रहे थे ना। उन्हें देखकर दिल नहीं भरा? क्या करने आता घर? अपनी गलती याद करने? ब्राजील में और उस रात जो हमारे बीच हुआ, तुम भी जानती हो वह सही नहीं था। एक तरीका है सही करने का, लेकिन तुम मानोगी नहीं। तुम भाई के पीछे पागल जाओ रहो। यह कहकर प्रेम ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। नैना उसकी आंखों में झांक कर बोली। साफ साफ तो एक ही बात है, भाई का पीछा छोड़ दो। उनकी शादी हो चुकी है, उनकी अपनी पत्नी है। उस ट्रेन के पीछे मत भागो जो तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगा। सच तो यह है नैना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे बीच कुछ हुआ है, या मैं बस तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। बात तो यह है कि उस दिन मंदिर में जब मैं दादी और मॉम के साथ तुम्हें बचाने गया था, तब मैंने उस वक्त तुम्हें देखा। मुझे पता था कि तुम भाभी की बहन हो, और तुम उस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पहली नजर में ही मुझे बहुत पसंद आ गई। भाई कोमा में थे, भाभी गायब थी, और तुम जिस तरह मम्मी और दादी की हेल्प कर रही थी, उनका ख्याल रख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेम के मुंह से अपने लिए यह सब सुनकर नैना के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसे खुशी हो रही थी कि पहली बार वह किसी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन रही थी। मैं जानता हूँ तुम जिद्दी हो, थोड़ी सनकी भी हो, पागलपन भी करती हो। इट्स ओके, ये प्यारी प्यारी खूबियाँ मुझ में भी हैं। तुम खूंखार जंगली बिल्ली हो, तो मैं भी लॉयन हूँ। कंट्रोल कर लूंगा तुम पर। अब प्रेम ने यह कहा, वह फिर से बिगड़ गई। नैना गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर, तुमने फिर से मुझे जंगली बिल्ली कहा, कॉकरोच कहीं के।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।